हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट 51 है उसकी हम रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे। 20 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाए जा रहे हैं। अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। उसमें आपको है जो रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका सपोर्ट बना रहेगा। लेट्स बिगिन। हाँ, अभी तक ये जो हिस्ट्री के जो शुरू करवाए हैं इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी करवाए जाएंगे, तो आप इनको पढ़ते रहिए और फिर टेस्ट देंगे। ये जो आपके नोट्स या सिलेबस करवाया जा रहा है उसके बाद में जब आप टेस्ट देंगे टेस्ट सीरीज में तो उससे आपको इम्प्रूव होगा, नॉलेज भी और रिवीजन भी हो जाएगा। इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी? ये देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके 2 वीडियो हो चुके हैं हिस्ट्री के, वो जाके ज़रूर देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और जो 2 वीडियोज हैं उसमें लगभग हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ पर्सनैलिटीज़ और कुछ न्यूज़पेपर उस टाइम जो पब्लिश होते थे उनके अलावा सब कंप्लीट हो चुका है। जो बचा है वो भी करवा दिया जाएगा। उससे बाहर आपके हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन ना बनता है ना आएगा। इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। ये किसने करवाया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, इनका काफ़ी रोल था इस पैक्ट में। और इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन वर्ष की व्यवस्था करने पर सहमति हो गई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। ये जो मैच करना है, टाइगर रिजर्व और स्टेट किस राज्य से एसोसिएटेड है? टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है। ये टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है, ये उड़ीसा में है, ये सही है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ये रामगढ़ विसदारी टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये अभी इंडिया का लेटेस्ट जो था 52nd 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया था। और ये राजस्थान का चौथा है। ये इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। इसका थर्ड वन सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य पर्यावरण रिपोर्ट 2022 भारी प्रदूषण का सामना करने वाली नदियां हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई थी? ये जो राज्य पर्यावरण रिपोर्ट 2022 है जिसका टाइटल ये है भारी प्रदूषण का सामना करने वाली नदियां। आपने देखा होगा यमुना रिवर का कितनी ज़्यादा प्रदूषण है उसमें पिछले कई सालों से कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। ये इसने रिलीज़ की है पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE इसने जारी की है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसराय पर विचार करें। इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम क्या है वो बताना है। कौन सा वायसराय पहले फिर उसके बाद में। देखिए हिस्ट्री में ये सब करवा दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया, पढ़ा दिया है। आपको कहीं ऊपर यहाँ पे वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर अब तक जितने टेस्ट हो चुके हैं उनका
और ये जो हिस्ट्री के कंप्लीट हुए हैं इनका ज़रूर देखिएगा, आपने नहीं देखा है तो। सबसे पहले से बाद में जो क्रम ये दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड कर्जन ये सही है, बंगाल विभाजन से जुड़े थे, ये रहे हैं 1899 से 1905 तक इसी टाइम के आसपास रहे हैं। देन लॉर्ड हॉर्डिंग्स, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड विन, ये एज इट इज़ ये ऑर्डर सही है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वायसराय अच्छे से करवाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। खेल का जो विषय है भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? जो स्पोर्ट्स है, खेल है, ये किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में? खेल की बात हो रही है। देखिए, जो संवैधानिक रूप से खेल भारत के जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में है। स्पोर्ट्स 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है, और इसमें भी आर्टिकल 246 में है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको तैयार रहना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0 to 100 हमें प्रिपेयर करना होगा। ये ध्यान रखना है, खेल का विषय 7वीं अनुसूची में है, आर्टिकल 246 में। खेल को एक्चुअली क्या है, जो मनोरंजन, सिनेमा, इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है, और पूरे देश में कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है इसके लिए। संवैधानिक रूप से बात की जाए तो खेल है वो स्टेट मैटर है, राज्य सूची में आता है। बी इसका सही आंसर है। हाल ही में देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश में ऐसा पहली बार ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है, और ये पॉलिसी है, इसमें जो सब्सिडी वगैरह है, जो प्रोत्साहन है, ये कब तक लागू रहेगी? 2027 तक लागू रहेगी। एक तो ये ध्यान रखना आपको, 2027 तक लागू रहेगी। इसमें एक और जो टर्म आपको नाम ध्यान रखना है वो है धोलेरा सेमिकॉन सिटी। धोलेरा सेमिकॉन सिटी, सेमिकॉन सिटी, धोलेरा सेमिकॉन सिटी, ये ध्यान रखना आपको। इसमें ये अहमदाबाद के पास है धोलेरा, और ये इसका करेक्ट आंसर आएगा गुजरात। गुजरात ने अभी ये पहली देश की ऐसी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 36 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो। आर्टिकल जो 76 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के लिए। और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन करना है, वो आर्टिकल 368 में भी संशोधन इसमें दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट होगा उसका प्रोविज़न। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, वैसे तो ये आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अच्छे से करवा दी हैं ये चीज़ें। 3, 4, 2, 1 डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आप सबने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत लोगों ने नहीं कर रखा है एक्चुअली, इवन 2% लोगों ने भी नहीं कर रखा है। तो वो क्यों नहीं कर रखा? सिर्फ मर्जी से नहीं कर रखा, अदरवाइज तो आप देख तो रहे हैं लोग रेगुलर वीडियोज़। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य जो सुर्खियों में है, कहाँ स्थित है? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। मैं सब्सक्राइब की इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज आप है जो सडनली कोई वीडियो पे आते हैं उसको देखते हैं और उसके नीचे आप कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इससे पहले और भी वीडियो आ चुके हैं और आप रेगुलर कर रहे हैं। ये हिंदी के वीडियो के नीचे रेगुलर आप जाइए, कमेंट देखोगे तो इंग्लिश में भी करवाइए, इंग्लिश के वीडियो के नीचे लिखते हैं आप हिंदी में करवाइए, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है।
आप थोड़ा सा इस पे सुधार कीजिए। करिकली पक्षी अभ्यारण्य जो सुर्खियों में है, ये कहाँ पे स्थित है? देखिए, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। एक तो 26 जुलाई ये क्या है? इस दिन विश्व वर्ल्ड मैनग्रोव डे, विश्व जो मैनग्रोव दिवस है वो मनाया जाता है। इस दिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो 5 नई रामसर साइट्स, जिनको रामसर साइट नहीं पता है वो ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिए हैं सारे, तो आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आप रामसर साइट के चैंपियन बन चुके होंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। रामसर साइट है, ये 5 नए स्थलों को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अब 5 कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 जो नए रामसर साइट जो है आर्द्र भूमि, वेटलैंड है एक्चुअली, ये कौन से हैं? तमिलनाडु का करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसके अलावा तमिलनाडु में ही एक और है, पल्लीकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, पल्लीकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। और तमिलनाडु में एक और पिचवरम मैंग्रोव है। ये 3 तो तमिलनाडु के ही हैं। इसके अलावा जो चौथा है, 4th वन, वो है पाला। पाला कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मिजोरम का सबसे बड़ा एरिया है, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में। और जो एक 5वां है वो है साक्य सागर। साक्य सागर वेटलैंड कहाँ पे है? ये आर्द्र भूमि है मध्य प्रदेश में, MP में। साक्य सागर, पाला, साक्य सागर और 3 तमिलनाडु के इंक्लूडिंग करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये ध्यान रखने हैं आपको। रामसर साइट है, इनका पहले बता चुका हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण पे कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। और इसका नाम रामसर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो रामसर है वो कैस्पियन सागर के किनारे है, ईरान में एक शहर है। और वहाँ पे इस संधि पे ये संधि हुई थी, रामसर संधि। किसके लिए हुई थी रामसर संधि? जो आर्द्र भूमि का संरक्षण है उसके कन्वेंशन हुआ था, और इसीलिए इसका नाम उस जगह पे ही है, रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि। ईरान में जो शहर है कैस्पियन सागर के किनारे। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मिल जाएगी कि 2 फरवरी को विश्व ये दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, एक्चुअली वेटलैंड डे 2 फरवरी को। और ये 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो रामसर संधि हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे। कर्क रेखा है, इसके बारे में जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अभी हम कर लेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंग्लिश में देख रहे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक कौन सी इंडियन सिटी है? इनमें से इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें से गांधीनगर सबसे नज़दीक है, क्योंकि गांधीनगर अप्रोक्सीमेट 25 किलोमीटर के जहाँ से कर्क रेखा पास हो रही है, 25 अप्रोक्सीमेट इतना ही है। अब बात करें हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? कर्क रेखा गुजरात में कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात में 7 जिलों से होकर गुजरती है। इनके नेम आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करेंगे, ये PDF मिल जाएगा आपको, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। आप वाइज आप गूगल करके देख लीजिएगा थोड़ा। राजस्थान में है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें, MP की, MP में कितने जिलों से होके गुजरती है कर्क रेखा? ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से होके गुजरती है।
इंक्लूडिंग भोपाल, रतलाम, उज्जैन, विदिशा वगैरह। तो 14 जिलों से। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ओके गुजरती है, अंबिकापुर। अंबिकापुर जिला है छत्तीसगढ़ में। झारखंड की बात करें तो ये रांची जो है झारखंड में, रांची डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से होके गुजरती है। और पश्चिम बंगाल के किस जिले से होकर गुजरती है? तो वेस्ट बंगाल में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे गुजरती है, पुरुलिया, ईस्ट वेस्ट वर्धमान, बांकुरा, नादिया, इनसे गुजरती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कर्क रेखा सबसे लंबी कर्क रेखा किस स्टेट से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे लंबाई मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कहाँ है? राजस्थान में सबसे कम है, छोटी है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक सिटी कौन सी है? सबसे नियरेस्ट सिटी कौन सी है कर्क रेखा के? वो है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, ये उदयपुर है त्रिपुरा वाला उदयपुर, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा का ये शहर है एक उदयपुर, ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपुरा कर्क रेखा के नज़दीक कौन सी राजधानी है? राजधानी इन द सेंस जैसे भारत की दिल्ली है, गुजरात की गांधीनगर, इस तरीके से कौन से स्टेट्स जो पास होती है कर्क रेखा, ये स्टेट्स में से कौन से स्टेट की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो देखिए सबसे नज़दीक की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये नज़दीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, झारखंड की राजधानी रांची, ये कर्क रेखा पे स्थित 3 राजधानियां हैं। तीनों जो कैपिटल्स है स्टेट की, ये कर्क रेखा पे स्थित है। अब बात, ये नज़दीक है सबसे। अब बात की जाए कि कौन से स्टेट्स की कैपिटल है, राजधानी, वो कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो कर्क रेखा से सबसे दूर जो है वो है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर सिटी, पिंक सिटी, ये सबसे दूर है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? कर्क रेखा 2 बार काटती है इस रिवर को, कौन सी नदी है? वो है माही नदी। माही नदी से कर्क रेखा 2 बार गुजरती है। माही नदी एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है माही रिवर, और मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ से, जो माही कांता प्लेट्यू है, माही कांता की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। अब एक तो जब नदी ये मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में जब कर्क रेखा इसको कट करती है, और एक ये राजस्थान से गुजरात में एंटर करती है ये रिवर, जब कर्क रेखा इसको कट करती है तो कर्क रेखा इसको 2 बार कट करती है, क्योंकि ये यू मोड़ बनता है, यू मोड़ गुजरात में प्रवेश करती है, और ये बाद में एक माही नदी कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपके यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा कोई और बनता है तो हम कोशिश करेंगे आगे उसको फिर से कवर कर लिया जाए, छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन। जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा एडवर्टाइजमेंट 50 का, उनको पता होगा कि अगर रेगुलर हमारी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो 25 तक आप इजीली टच कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपका एफर्ट रहा तो उससे ऊपर भी गए हैं पिछली बार। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बात हो रही है इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टाने हैं ये, एक्चुअली देखिए जो आग्नेय चट्टाने इग्नियस रॉक होती है वो क्या है? ये शैल है। और शैल क्या है? इनकी जो रचना होती है वो धरती के जो धरातल है उसके नीचे है। एक तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तरल और जो हॉट है वो, और उसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा। लावा मैग्मा सुना होगा आपने, उससे इसकी उत्पत्ति होती है इन चट्टानों की। एक्चुअली ये सतह के ऊपर आके और ये लावा के रूप में निकल जाता है। गर्म और जो लिक्विड चट्टानी पदार्थ है ये जब बाहर आता है मैग्मा के रूप में तो आग्नेय चट्टानों की रूप में निकलता है, आग्नेय चट्टानें बनती है। अब बात की जाए इसके जो मेन मिनरल्स हैं,
मेन मिनरल्स जो मेन खनिज है प्रमुख कौन से हैं? लोहा, निकिल, गोल्ड या कॉपर, ये इसके मेन, तांबा है, जस्ता है, सोना है, लोहा, निकिल, ये प्रमुख खनिज इसी में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं हम। आर्थिक रूप से ये संपन्न चट्टानें मानी जाती है। आग्नेय चट्टान की अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमाटाइट है, बिटुमिनस है, ये इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन की बात करें आग्नेय चट्टान के बारे में, इनमें बहुत कम जीवाश्म है, लिटिल फॉसिल्स है, ये सही नहीं है। इनमें पोरस ऑफ वाटर, पानी का जो छिद्र कहें, झरझरा कहें, वो होता है नहीं। दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, ये सही है। इन चट्टानों में कोई सिलिका नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो इग्नियस रॉक का आग्नेय चट्टान है वो क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल दोनों हैं। थांगटा और सिलंबम किन दो राज्यों के खेल हैं? ये स्वदेशी खेल किन दो राज्यों के खेल हैं? ये काफ़ी चर्चा में है। अभी रिसेंटली जो युवा कार्यक्रम और जो खेल मंत्रालय, उन्होंने गांव में स्वदेशी आदिवासी खेल, इनको बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना का जो ग्रामीण और जो स्वदेशी आदिवासी घटक है, इसके पहचान की है। पहले खेलो इंडिया था, अब इसी में ही खेलो इंडिया योजना में ग्रामीण, स्वदेशी, आदिवासी ये जोड़ा गया है। उसके तहत ये जो स्वदेशी खेल बनाए हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है या इस योजना में जोड़ा है, ये हैं थांगटा और सिलंबम। ये मणिपुर और तमिलनाडु के हैं। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड, देखिए यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए जा रहे हैं, कभी कॉम्बाइन में, कभी अलग अलग, कभी हिंदी का सेपरेट, कभी इंग्लिश का सेपरेट, कभी कॉम्बाइन में भी करवा रहे हैं। लेकिन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको हिंदी मीडियम में अलग टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। आपका जो मीडियम होगा उसी में टेस्ट मिलेंगे आपको। यूनाइटेड नेशंस, और अब आप टाइम वेस्ट ना करके जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अभी जो मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं वो मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद रिवीजन टेस्ट होंगे, वो मिल जाएंगे। और अगर आप लेट होते हैं तो फिर आपको एक साथ मटेरियल तो मिलेगा नहीं। आप अगर ये सोच रहा है कि पहले पढ़ के बाद में टेस्ट करके मटेरियल एक साथ, तो इस तरीके से कोई नहीं देता है, ना उसका कोई बेनिफिट मिलता है, ना तैयारी हो पाती है। आप सारे प्रिंट निकाल के टेबल पे वजन बढ़ा कर खुद के बर्डन बढ़ा सकते हैं, मेंटली प्रेशर लेना और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलरिटी बनाने से ही तैयारी होगी। अगर कोई सोच रहा है कि वो लास्ट में टेस्ट निकाल के प्रैक्टिस करेगा, वैसा नहीं होता है, ना वो यूजफुल है, ना उससे बेनिफिट मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी हैज ए मैंडेट टू वर्क इन द रीजन ऑफ, देखिए ये जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ और वर्क एजेंसी है, ये किसके लिए है? पहले तो हमें ये देखना होगा। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो सपोर्ट करती है रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के काम, मानव विकास और रिलीफ के काम ये करती है। किसके लिए करती है? जो पैलेस्तीन है, जो फिलिस्तीनी है उनके लिए करती है, पैलेस्तीनी जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए करती है। और ये कब से कर रही है? ये 1948 से कर रही है। अगर ये 1948 से कर रही है तो अभी क्या है, ये क्वेश्चन क्यों बना के लाए हो, चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसीलिए है कि अभी इंडिया ने 2.5 मिलियन डॉलर का इसमें कंट्रीब्यूट किया है 2.5 मिलियन डॉलर का, US डॉलर का। किसमें? इसमें यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, किसके लिए? पैलेस्तीनी रिफ्यूजियों के लिए पैसा दिया है ये इंडिया ने, इसलिए चर्चा में है। अब ये किसके लिए है, कौन सा रीजन है? एक टर्म हुआ करती थी पहले मिडल ईस्ट, उसको नियर ईस्ट भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट या नियर ईस्ट। इसको मैप में ज़रूर पढ़िएगा आप। ये यहाँ पे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज है, फिलिस्तीन वगैरह आ रही है, यहाँ पे है। ए इसका करेक्ट आंसर है, चर्चा में है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम।
द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो टर्म है ये क्या है, अगर जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो उनको तो पता होगा ये टर्म है, इसका जो फुल फॉर्म कहें वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इकोलॉजिकल स्टेटस, प्रोटेक्शन, इंटेंसिव, टाइगर्स, ये इस तरीके से है। सिस्टम फॉर टाइगर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये इसको नोट कर लीजिएगा या तो आप मिल जाएगी आपको। जो इसमें क्या है, ये जीपीएस यूज करता है किसके लिए, जियो टैग, फोटो एविडेंस और सर्वे इंफॉर्मेशन, ताकि एक्यूरेट इसके पास एक्सरसाइज हो सके इंफॉर्मेशन की। और इसमें एक जो और टर्म आपको ध्यान में रखनी है वो टर्म है ट्रैट, सीए ट्रैट। ये क्या है, सीए है इसमें कैमरा, बाकी जो ट्रैट है वो है ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। ये किसके लिए है, ऑटोमेटेड सेग्रीगेशन ऑफ कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ्स टू स्पेसीज, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वन, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स में ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइगर्स की, इन सर्वे कर है ये फोटो एविडेंस वगैरह के लिए, कैमरे वगैरह लगा कर जो फोटो पिक्चर रियल टाइम ले रहे हैं उसका है। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेस नोन एज कासा कलाडी, तिलेली एंड रोहिल। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये इस तरीके की टर्म्स जो न्यूज में चर्चा में रहती है उनसे पूछ लिया जाता है। ये जो है कासा कलाडी, तिलेली और रोहिल, ये जुड़ी हुई है रिसेंटली जो अभी डिस्कवर्ड हुए हैं यूरेनियम की खाने, यूरेनियम का भंडार मिला है इन जगहों पर, ये इसलिए चर्चा में है। यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिले हैं यहाँ पर। ये किसने कंफर्म किया है, ये कंफर्म किया है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये कंफर्म किया है। ह्यूज रिजर्वर मिले हैं कहाँ पे, रोहिल, रोहिल में सबसे ज़्यादा रिजर्वर मिले हैं यूरेनियम के। और ये रोहिल कहाँ पे है, ये खंडेला है, खंडेला तहसील है, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में यहाँ पे मिले हैं। बाकी ये जो दो प्लेस है ये यहाँ पे भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इनमें से अब आपको पता होगा या नहीं, तो जो कासा कलाड़ी है ये कहाँ पे है, शिमला में, शिमला में है ये। और जो दूसरा है ये तिलेली, ये तिलेली है, ये कहाँ पे है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में मिले हैं, शिमला और तिलेली में, मंडी। ए सही आंसर है, यूरेनियम डिपॉजिट्स अभी रिसेंट डिस्कवर की हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, लाइफ मूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा टर्म, लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल मूवमेंट, ये इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमको ध्यान में क्या रखना है। एक तो P3 ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। P3 क्या है ये पूछा जा सकता है। P3 की फुल फॉर्म अगर इससे रिलेटेड तो ये है प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, ये P3 है। ये क्या है P3, ये एक्चुअली जो COP26 हुआ है अभी 2021 में, COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो, ग्लासगो में हुआ था ये, यूनाइटेड नेशंस का। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लाइफ मूवमेंट का जिक्र किया था, इस P3 का जिक्र किया था, और ये यूटिलाइज द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इसका जिक्र किया था। इसलिए ये ध्यान में रखना है। इसमें यह है कि जो P3 है, इट विल हैव ए शेयर्ड कमिटमेंट टू अडॉप्ट एंड प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर आएगा इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन पीस। ये ग्रीन पीस का इनिशिएटिव नहीं है,
ये यूनाइटेड नेशन का ही है, COP26 में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका जिक्र किया था। It aims to utilize the power of collective action and nudge individuals across the world to undertake simple climate friendly action in their daily lives। ये सही है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये यूनाइटेड नेशन का ही जिक्र किया है। देखिए बाकी के इतना ही रखते हैं इसको। आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपका मीडियम रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।